कभी सोचा है सोना इतना क्यों चमकता है पर कोयला नहीं? या तांबे के तार में तो बिजली दौड़ती है लेकिन रबर में क्यों नहीं? तो आज हम तत्वों के इसी छुपे हुए कोड को क्रैक करने वाले हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। हाथ में सोने की अंगूठी, दीवारों के पीछे दौड़ता तांबे का तार और जिससे हम लिखते हैं वो पेंसिल की नोक। हैं तो ये सभी तत्व, पर इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हम इन तत्वों को अलग अलग ग्रुप्स जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्यों रखते हैं? आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? देखिए, किसी भी तत्व को समझने के दो तरीके हैं, उसके फिजिकल और केमिकल गुण। मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा बर्ताव करता है। फिजिकल गुण जैसे उसकी चमक, उसकी कठोरता, ये तय करते हैं कि हम उसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। गहनों के लिए सोना, तारों के लिए तांबा। और केमिकल गुण वो तय करते हैं कि वो दूसरे तत्वों से मिलकर क्या गुल खिलाएगा, जैसे लोहे में जंग लगना। तो चलिए इस केस की पड़ताल पहले सुराग से शुरू करते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वो बाहरी पहचान है जो हमें पहली नजर में दिखती है। मेटल्स के बारे में सोचते ही क्या दिमाग में आता है? चमक, है ना? वो हार्ड होते हैं, उन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है या फिर खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और हाँ, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तो बेहतरीन कंडक्टर होते ही हैं, और जब टकराते हैं तो एक खास खनकती आवाज भी करते हैं। तो ये हो गए हमारे शुरुआती नियम। अब इनमें से एक गुण है डक्टिलिटी, यानी तन्यता। इसका मतलब है किसी मटेरियल को खींचकर तार बनाने की काबिलियत। और कुछ मेटल्स तो इस मामले में मतलब कमाल ही कर देते हैं। कितना कमाल? चलिए देखते हैं। 2 किलोमीटर। जी हाँ, ये नंबर थोड़ा हैरान करने वाला है। कोई अंदाजा ये क्या हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये वो लंबाई है जो सिर्फ 1 ग्राम सोने से खींचे गए तार की हो सकती है। 2 किलोमीटर। यही वजह है कि सोना दुनिया के सबसे डक्टाइल मेटल्स में से एक है ना? कमाल की बात। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट है। साइंस में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, और सच कहूं तो वही इसे मजेदार बनाते हैं। अच्छा, पहला नियम क्या था? मेटल्स हार्ड और सॉलिड होते हैं, है ना? लेकिन मर्क्यूरी यानी पारा, वो तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। और सोडियम, वो तो इतना नरम है कि उसे आराम से चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो हो गया ना नियम फेल। फिर दूसरा नियम कि नॉन मेटल्स बिजली के पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन जरा पेंसिल की नोक के बारे में सोचिए। ग्राफाइट, वो कार्बन का ही एक रूप है, एक नॉन मेटल, लेकिन वो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब ये कैसे हुआ? तो इन सब ट्विस्ट से एक बात तो साफ है, सिर्फ बाहरी हुलिया देखकर हम किसी एलिमेंट का असली कैरेक्टर नहीं जान सकते। उसकी असली पहचान के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा। तो अब वक्त है केमिकल प्रॉपर्टीज की दुनिया में गोता लगाने का। यही वो सुराग हैं जो हमें इन एलिमेंट्स की असली पहचान और उनके असली नेचर के बारे में बताएंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से बहुत कुछ पता चलता है। ज्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा किरदार जो दोनों तरफ से खेल सकता है। और पानी के साथ रिएक्शन की कहानी तो और भी दिलचस्प है। सोचिए, पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी में जाते ही धमाके के साथ आग पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना और तांबा हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल शांत। ये बिहेवियर हमें एक तरह की पावर रैंकिंग का इशारा दे रहा है। और इस पहेली का सबसे बड़ा सुराग यहीं छिपा है। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल, मतलब ज्यादा ताकतवर मेटल, अपने से कमजोर मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल फेंकता है। ये एक तरह से केमिकल दुनिया की दादागिरी है जो हमें उनकी असली हैसियत समझने में मदद करती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस पूरी पहेली के फाइनल जवाब पर, रिएक्टिविटी सीरीज। यह है मेटल्स की असली पावर रैंकिंग। तो ये रही वो लिस्ट। सबसे ऊपर है किंग, पोटाशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे विस्फोटक। और जैसे जैसे हम इस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और सबसे नीचे हमें मिलता है सोना, सबसे शांत, सबसे स्टेबल। ये एक क्लियर कट पावर हायरार्की है। और पता है, ये एक अकेली सीरीज सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि क्यों सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल को केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है, और क्यों सोना हजारों साल बाद भी बिना किसी बदलाव के वैसा का वैसा चमकता रहता है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज से, नमक। सोचिए, नमक का एक छोटा सा दाना,
उसे कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो एक साथ जोड़कर रखती है? इसका जवाब पता है कहाँ है? साइंस के सबसे बेसिक रूल्स में से एक में। और उस सवाल का जवाब है आयोनिक बॉन्ड। हाँ, यही वो ताकतवर फोर्स है जो एटम्स के लेवल पर काम करती है। इसे आप एक तरह का सुपर ग्लू समझ सकते हैं, जो नमक जैसे कई कंपाउंड्स को कसकर जोड़े रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ये एटम्स आखिर एक दूसरे से रिएक्ट करते ही क्यों हैं? सब कुछ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पाने का खेल है। हर एटम चाहता है कि उसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल है वो पूरा हो जाए, एकदम परफेक्ट। और बस यही चाहत पूरी केमिस्ट्री की दुनिया को चलाती है। इस प्रोसेस को ना एक सिंपल लेन देन की तरह समझिए। एक मेटल का एटम जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो उसे डोनेट कर देता है, मतलब दान दे देता है। और दूसरी तरफ एक नॉन मेटल एटम है जिसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो उसे ले लेता है। अब इस लेन देन के बाद क्या होता है? दोनों पर ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बस ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं। तो यहां यह समझना जरूरी है कि ये कोई हल्का फुल्का कनेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब एक अनदेखा मैग्नेटिक खिंचाव जो इन आयंस को एक मजबूत क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जकड़ लेता है। और पता है, यही मजबूत बॉन्ड इन कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज तय करता है। सोचिए, ये बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कंपाउंड एकदम हार्ड हो जाता है। इन्हें तोड़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है। और हाँ, एक और मजेदार बात, जब इन्हें पानी में घोला जाता है या पिघलाया जाता है तो इनके आयॉन्स फ्री हो जाते हैं और बिजली कंडक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो एटम्स की दुनिया तो हमने समझ ली। अब जरा माइक्रोस्कोप से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कंपाउंड्स हमारी असली दुनिया में, मतलब हमारी पृथ्वी में मिलते कहाँ हैं। यहां पर ना दो शब्द समझना बहुत जरूरी है, मिनरल्स यानी खनिज और ओर्स यानी अयस्क। देखिए, मिनरल्स तो वो सारे नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो हमें धरती के अंदर से मिलते हैं, लेकिन ओर्स वो स्पेशल मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल निकालना फायदेमंद हो, मतलब इकोनॉमिकली वायबल हो। तो याद रखने वाली बात यह है कि हर मिनरल ओर नहीं होता। और यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। कुदरत हमें प्योर सोना या लोहा प्लेट में सजाकर नहीं देती। नहीं, ज्यादातर कीमती मेटल्स इन ओर्स के अंदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाकर एक तरह से फंसे होते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन मेटल्स को उनके ओर्स से बाहर कैसे निकाला जाए? इसका जवाब है मेटलर्जी, यानी धातु विज्ञान। ये साइंस भी है और आर्ट भी, मेटल्स को उनके नेचुरल बॉन्ड से आजाद कराने की। आप देखिए, किसी मेटल को निकालने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिएक्टिव है। कुछ मेटल्स एकदम शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो मेटलर्जी में हम इन्हें मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स की। ये एलिमेंट्स इतने स्टेबल होते हैं कि ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं। और क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते तो इन्हें निकालना भी सबसे आसान होता है। कभी कभी तो ये लगभग प्योर फॉर्म में ही मिल जाते हैं, बस इन्हें हल्का सा गर्म करना होता है और प्योर मेटल तैयार। चलिए, अब चलते हैं अगली कैटेगरी पर। यहां से कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये वो मेटल्स हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, जैसे कि आयरन और जिंक। इनको निकालने के लिए एक 2 स्टेप प्रोसेस लगता है। स्टेप 1, हम ओर को गर्म करके उसे मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं। स्टेप 2, फिर हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं जो उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेता है और बस हमें मिल जाता है प्योर मेटल। और ये प्रोसेस कितना पावरफुल हो सकता है, इसका एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जांपल है थर्माइट रिएक्शन। ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है और इतनी ज्यादा हीट पैदा करता है कि उससे रेलवे की भारी भरकम पटरियों को वेल्ड किया जाता है। सोचिए, ये लैब से बाहर असली दुनिया का साइंस है। और अब आते हैं सबसे चैलेंजिंग ग्रुप पर, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ इतने मजबूती से जुड़े होते हैं ना कि उन्हें अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। इन मेटल्स के लिए सिर्फ गर्म करना या कार्बन का इस्तेमाल करना काफी नहीं है, हमें एक ज्यादा पावरफुल तरीके की जरूरत पड़ती है, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम सीधे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब बिजली का झटका देकर केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। तो यहां कार्बन काम क्यों नहीं करता? सिंपल है, इन मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि कार्बन की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिजली की जबरदस्त पावर ही काम आती है। और हां, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है।
अच्छा, तो हमने ओर से मेटल तो निकाल लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादातर कामों के लिए हमें एकदम 99.9% प्योर मेटल चाहिए होता है। तो हमारा आखिरी स्टेप है रिफाइनिंग, यानी धातु को और ज्यादा साफ करना। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये सुनने में इलेक्ट्रोलिसिस जैसा लगता है और है भी वैसा ही। बस फर्क इतना है कि यहाँ हमारा मकसद मेटल निकालना नहीं, बल्कि इसे प्यूरिफाई करना है, उसे शुद्ध बनाना है। इसका सेटअप भी काफ़ी सिंपल है। हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल हमें मिला है उसका एक मोटा ब्लॉक बनाते हैं, उसे कहते हैं एनोड, और उसी मेटल की एक पतली एकदम प्योर स्ट्रिप लेते हैं, उसे कहते हैं कैथोड। अब जैसे ही हम बिजली चालू करते हैं, पता है क्या होता है? प्योर मेटल के एटम्स इम्प्योर एनोड से टूटकर प्योर कैथोड पर जाकर चिपकने लगते हैं। और इस प्रोसेस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट भी है। जो इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं, वो नीचे जमा हो जाती हैं। इसे एनोड मड कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इस मड में अक्सर सोना और चांदी जैसे कीमती मेटल्स भी मिल जाते हैं। मतलब ये तो एक तरह का बोनस प्राइज हो गया। तो हमारी आज की कहानी का हीरो है एक ऐसी चीज जो 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जरा सोचिए, उस वक्त की दुनिया आज से कितनी अलग रही होगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने सालों बाद भी इस पर जंग का एक छोटा सा निशान तक नहीं है। ये बात सच में चौंका देती है ना, क्योंकि हम सबने तो देखा है कि लोहे की चीजों पर कुछ ही सालों में जंग लग जाता है। तो सवाल तो यही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस 1600 साल पुराने अजूबे के साथ और जानते हैं दिल्ली के मशहूर लौह स्तंभ का रहस्य। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले धातु के सबसे बड़े और अदृश्य दुश्मन को समझना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संक्षारण यानी करोजन के विज्ञान की। तो ये संक्षारण या करोजन आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे धातुएं हवा और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी हैं, जैसे लोहे पर वो लाल भूरे रंग का जंग लगना, या तांबे के बर्तनों पर हरी हरी परत जम जाना, और चांदी के गहनों का धीरे धीरे काला पड़ना। ये सब कोरोजन के ही आम उदाहरण हैं। तो ठीक है, दुश्मन का तो पता चल गया। अब देखते हैं कि इससे बचने के तरीके क्या हैं और हम इस बर्बादी से कैसे लड़ते हैं। जंग लगने के लिए ना दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, एक तो हवा यानी ऑक्सीजन और दूसरा नमी यानी पानी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज हटा दी जाए तो समझ लीजिए जंग लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बस इसी आसान से सिद्धांत को इस्तेमाल करके हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे पेंट कर देना, तेल या ग्रीस लगा देना, गैल्वेनाइजेशन यानी जस्ते की एक परत चढ़ा देना, या फिर अलॉइंग यानी मिश्र धातु बनाकर धातु को अंदर से ही जंगरोधी बना देना। चलिए अब जरा इस आखिरी तरीके यानी अलॉइंग पर थोड़ा और ध्यान देते हैं और समझते हैं बेहतर धातुएं बनाने की इस कमाल की टेक्निक को। तो ये मिश्र धातु यानी एलॉय होती क्या है? सीधी सी बात है, जब हम एक धातु में कोई दूसरी धातु या अधातु इस तरह मिलाते हैं कि वो एक सार मिश्रण बन जाए तो उसे ही एलॉय कहते हैं। अच्छा, पर हम ये सब करते क्यों हैं? एलॉयज बनाने के पीछे कई बड़े कारण हैं। इससे हम धातु की ताकत बढ़ा सकते हैं, उसे जंग से लड़ने के लिए और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, और यहां तक कि उसका गलनांग यानी मेल्टिंग पॉइंट भी अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। इसके कुछ जाने पहचाने उदाहरण हैं पीतल, जो तांबे और जिंक से बनता है, या कांसा, जो तांबे और टिन का मिश्रण है, और हाँ, हमारे किचन का स्टेनलेस स्टील, उसमें लोहे के साथ क्रोमियम और निकल मिला होता है, तभी तो वो सालों साल बिना जंग लगे चमकता रहता है। तो अब जब हमने ये सारा विज्ञान समझ लिया है, चलिए वापस चलते हैं हमारे उस प्राचीन अजूबे के पास और उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये स्तंभ सिर्फ लोहे का एक खंबा नहीं है, ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है जो हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उनके हुनर के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि प्राचीन भारत के लोगों ने जंग प्रतिरोधी लोहा बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये धातु विज्ञान की गहरी समझ और उस जमाने के उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान का एक शानदार नमूना है। और सच कहें तो धातुओं का अध्ययन हमें यही सिखाता है कि कैसे किसी चीज की अंदरूनी बनावट यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके गुणों को तय करती है, और इसी समझ ने पूरी मानव सभ्यता के विकास को दिशा दी है। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति को समझना ही हर तरह की टेक्नोलॉजी की चाबी है, चाहे वो 1600 साल पुराना लौह स्तंभ हो या आज के ज़माने का कोई स्पेस शटल। सब कुछ मटेरियल साइंस के इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है। और ये बात हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ऐसी और कौन सी प्राचीन तकनीकें हो सकती हैं जिनमें हमारे भविष्य के रहस्य छुपे हों। सोचने वाली बात है ना? और अब ई पाठशाला चैनल की तरफ से एक छोटा सा संदेश। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये सामग्री उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकती है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है।